आत्माओं को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन उन्हें हमारी दुनिया में कदम रखने का मौका मिल जाता है, उसके बाद वो लौट कर नहीं जाती। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और घबराहट भरी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। लाइटर की लौ में बंटी का चेहरा अंधेरे में नजर आता है, जो एक पुराने धूल भरे आईने को घूर रहा है। उसके बगल में सानू है, जिसे पसीना आ रहा है और वो बहुत डरा हुआ लग रहा है। हाँ, लेकिन बंटी रुक जा भाई, तिवारी को आने दे, उसको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता है। अरे भाड़ में गया तिवारी, टाइम निकला जा रहा है, ठीक 3:30 बज गए हैं। बंटी मोमबत्ती जलाता है और उसे ठीक आईने के सामने रख देता है। कमरे की रोशनी पूरी तरह से एक डरावनी नारंगी चमक में बदल जाती है। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। भाई क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? सानू, आत्मा बुला रहा हूँ, चुप रह। बंटी और झौर से तेजी से मंत्र बोलने लगता है। मोमबत्ती की लौ बुरी तरह फड़फड़ाने लगती है, जैसे कोई उस पर झौर से फूंक मार रहा हो। दरवाजे पर एक जोरदार धमाका। सानू चीखता है और पीछे उछल पड़ता है। दरवाजा झटके से खुलता है। यह कोई भूत नहीं है, यह तिवारी है, जो हाँफ रहा है और बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा है। भाई अगर तुम दोनों को यही आत्मा वात्मा की नौटंकी करनी थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? चुप करके बैठ जा तिवारी, ये कोई आम शीशा नहीं है, शापित आईना है। अब बस चुपचाप देख कि क्या होता है। बंटी तिवारी की तरफ नहीं देखता, वह बस धीरे धीरे अपना सिर वापस आईने की तरफ घुमाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान है। ये कोई आम शीशा नहीं है, शापित आईना है। बंटी की आवाज अभी हवा में थी कि मोमबत्ती की लौ पागलों की तरह कांपने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा फूंक मार रहा हो। सानू ने गौर किया, शीशे में बंटी की परछाई कुछ अलग दिख रही थी। बंटी ने सिर दाएं घुमाया, पर परछाई आधी सेकंड लेट हुई, जैसे शीशे के उस पार कोई और खड़ा है, कोई जो बंटी नहीं है। भाई तेरी परछाई। सानू की आवाज सूख गई। बंटी ने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, पर उंगलियां अलग दिशा में मुड़ी थीं। तिवारी उठकर खड़ा हो गया। बंद कर ये सब। पर बंटी ने नहीं सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा और कुछ ऐसा जो उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। बंटी ने शीशे की तरफ झुककर पूछा, तुम कौन हो? तीनों ने सांस रोक ली। शीशे की सतह पर धुंध उभरने लगी, ऐसे जैसे ठीक अंडे कांच पर कोई उंगली से लिख रहा हो। एक एक अक्षर, धीरे धीरे, राधिका। बंटी ने पढ़ा। उसकी आवाज में डर नहीं था, रोमांच था। तुम यहाँ क्यों हो? बंटी ने अगला सवाल दागा। फिर से धुंध, फिर से अक्षर, फंसी हूं। सानू के हाथ कांप रहे थे। तिवारी की भव्य सिकुड़ी हुई थी। तुम कब मरी? इस बार जवाब जल्दी आया, जैसे उस तरफ कोई बेसब्र हो रहा था। अभी कुछ समय पहले। कैसे? पानी डूबकर। बंटी मुस्कुराया। देखा, बात कर रही है, सीधा जवाब दे रही है। तिवारी ने बंटी का कंधा पकड़ा। 1 मिनट, तूने ये नहीं पूछा कि कहाँ डूबी, तूने ये नहीं पूछा कि कैसे पहुंची यहाँ, पर इसने खुद बता दिया कि फंसी है, खुद बता दिया कि डूबकर मरी। ये जवाब नहीं दे रही, ये अपनी कहानी बेच रही है। सानू का मुंह खुला रह गया। तिवारी ने आगे कहा, और एक बात, जो आत्मा अभी कुछ समय पहले मरी हो, वो 2000 साल पुराने शीशे में कैसे? कमरा एकदम ठंडा हो गया, ऐसे जैसे किसी ने एसी नहीं, बर्फ की चादर बिछा दी हो। बंटी ने अनसुना किया, एक और सवाल। बंटी रुक। तिवारी चिल्लाया, पर बंटी ने पूछ लिया, तुम्हें क्या चाहिए? शीशे पर धुंध नहीं आई इस बार आवाज आई। कमरे की दीवारों से, छत से, जमीन से, हर तरफ से एक फुसफुसाहट जो हड्डियों तक जा रही थी। मुझे आजाद करो, भाग दो,
शीशा बेकाबू, मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। शीशा कांपने लगा, पहले हल्का फिर तेज। फ्रेम दीवार से टकरा रहा था। थक 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 कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। मेज पर रखी किताबें एक एक इंच सरकने लगी। कोने में रखी कुर्सी अचानक आधी घूम गई, जैसे कोई बैठने आया हो। सानू उठ खड़ा हुआ। भाई, ये क्या हो रहा है? शीशे पर दरार पड़ी। बीचों बीच एक पतली लंबी लकीर जैसे अंदर से किसी ने उंगली से खरोंचा हो, और फिर शीशे पर नए शब्द उभरे। इस बार धुंध नहीं, खरोंच, जैसे अंदर से नाखूनों से लिखा गया हो। मुझे बाहर आने दो, बस। तिवारी ने बंटी को पीछे खींचा। ये खत्म अभी। पर बंटी हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें शीशे पर चिपकी थी। उसका चेहरा बदल रहा था, जैसे वो यहां है पर पूरा यहां नहीं है। बंटी, तिवारी ने कंधा झंझोड़ा। बंटी ने पलकें झपकाई, जैसे नींद से जागा हो। हाँ, क्या? शीशा अब तेज कांप रहा था। दीवार से प्लास्टर गिरने लगा। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा। सानू ने चीख कर मोबाइल की टॉर्च जलाई। शीशे में अब 3 नहीं 4 परछाइयां थीं। चौथी सबसे पीछे खड़ी थी। लंबे बाल, काला चेहरा, आंखें सफेद, और वो आगे बढ़ रही थी। फेंक इसे अभी, तिवारी चिल्लाया। सानू ने दीवार से शीशा उखाड़ा। भारी था, बहुत भारी, जैसे शीशा खुद नहीं जाना चाहता था। पर सानू ने ताकत लगाई, दरवाजा खोला, बाहर गया और पूरी ताकत से शीशे को सड़क पर फेंक दिया। शीशा जमीन पर गिरा, टूटा नहीं। कमरे के अंदर सब शांत हो गया। 1 सेकंड में, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तिवारी ने बंटी का कॉलर पकड़ा। तू समझ नहीं रहा, ये खेल नहीं है। ये खेल कभी था ही नहीं। बंटी कुछ नहीं बोला, बस शीशे की तरफ देखता रहा। बाहर सड़क पर अंधेरे में तिवारी ने सानू को इशारा किया। दोनों चले गए। रात के 3:30 बज रहे थे जब दोनों गए। 4 बजे बंटी की आंखें खुली। वो सो नहीं पाया था। सो कैसे पाता? वो आवाज अभी भी उसके कानों में घूम रही थी। मुझे आजाद करो। बंटी ने खिड़की से बाहर देखा। शीशा वहीं पड़ा था, सड़क पर, चांदनी में चमक रहा था, बरकरार, साबुत, एक खरोंच तक नहीं। उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े। दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरा, नंगे पांव सड़क पर गया। शीशे के पास पहुंचा, झुका, उठाया। शीशा गर्म था। रात के इस पहर में खुले में पड़ा शीशा गर्म, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। बंटी ने शीशे को सीने से लगाया और वापस कमरे में ले आया। दरवाजा बंद किया, मोमबत्ती जलाई, शीशा दीवार पर टिकाया और फिर वो मंत्र पढ़ने लगा। मोमबत्ती की लौ नीली हो गई इस बार, तुरंत, जैसे शीशा इंतजार कर रहा था, जैसे उस तरफ कोई दरवाजे पर खड़ा था, बस दस्तक का इंतजार कर रहा था। शीशे में बंटी की परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और उसकी जगह कुछ और उभरने लगा। एक चेहरा, औरत का, सुंदर पर उस तरह से नहीं जो सुकून दे, उस तरह से जो रुला दे। बंटी मुस्कुराया, अजीब तरह से, जैसे वो मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। सुबह 6 बजे आसमान पर काले बादल थे, जैसे सूरज को किसी ने बंद कर दिया हो। हवा में सीलन थी, बरसात वाली नहीं, सड़न वाली। सानू अपने कमरे से निकला, चाय बनाने गया। रास्ते में बंटी का कमरा था। दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर सानू की चाय की तलब खत्म हो गई। बंटी जमीन पर पड़ा था, पर ऐसे नहीं जैसे कोई सोता है। उसका शरीर एक अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था। गर्दन एक तरफ, कमर दूसरी तरफ, पैर तीसरी तरफ, जैसे किसी ने गुड़िया को तोड़कर फिर से जोड़ा हो गलत तरीके से। उसकी आंखें खुली थी, पर वो सानू को नहीं देख रहा था, कहीं और देख रहा था, किसी ऐसी जगह
जो इस कमरे में थी ही नहीं, और उसके होंठ हिल रहे थे। कुछ बुदबुदा रहा था। सानू ने कान लगाया। आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। दरवाजा खुल रहा है। सानू पीछे हटा। उसकी निगाह ऊपर गई। शीशा, दीवार पर। वही शीशा जो उसने कल रात अपने हाथों से बाहर फेंका था, वो अब दीवार पर टंगा था, सीधा, साफ, जैसे हमेशा से वहीं रहा हो। सानू का फोन कांपते हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने तिवारी को कॉल लगाया। तिवारी, फौरन आ। बुंटी, बुंटी ठीक नहीं है। तिवारी 20 मिनट में पहुंचा। बंटी को देखा, शीशे को देखा, कुछ नहीं बोला। कुछ देर खड़ा रहा, सोचता रहा, फिर बोला, इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। ये शीशा क्या है, कहां से आया, पता लगाना होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले उन्होंने इंटरनेट खंगाला। शापित आईना, कर्सेट मिरर इंडिया, हॉन्टेड एंटीक मिरर, हर कॉम्बिनेशन ट्राई किया। कुछ काम का नहीं मिला, बस डरावनी कहानियां और क्लिकबेट। फिर तिवारी ने शहर के पुराने इतिहासकार प्रोफेसर दुबे से मिलने का फैसला किया। दुबे साहब ने शीशे के फ्रेम की तस्वीरें देखी। उनका चेहरा बदल गया। ये निशान। उन्होंने फ्रेम पर उकेरे प्रतीकों की तरफ इशारा किया। ये संस्कृत नहीं है, ये उससे भी पुराना है। प्राकृत में लिखा है, मतलब ये शीशा कम से कम 2000 साल पुराना है। सानू और तिवारी ने एक दूसरे को देखा। दुबे साहब ने उन्हें एक एंटीक डीलर रजा भाई के पास भेजा। रजा भाई ने शीशे की एक तस्वीर देखी और हाथ जोड़ लिए। ये मेरे पास मत लाना, मैंने इसके बारे में सुना है। ये राजस्थान से आया है, किसी पुराने किले से। जिसने भी इसे रखा उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। इस बीच बंटी बदलता जा रहा था। पहले दिन उसने शीशे से बात की, धीरे धीरे फुसफुसाकर, जैसे कोई पुराने दोस्त से बात करता है। दूसरे दिन वो अकेला हंसने लगा, जोर जोर से, बिना किसी वजह के। रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे प्रोफेसर दुबे का फोन आया। रात 9 बजे मुझे वो प्रतीक समझ आ गए। तुम दोनों अभी आओ। सानू और तिवारी पहुंचे। दुबे साहब की मेज पर पुरानी किताबें फैली थीं, पीले पन्ने, टूटी जिल्दें। उन्होंने एक पन्ना दिखाया। उस पर वही प्रतीक थे जो शीशे के फ्रेम पर उकेरे हुए थे। सुनो, दुबे साहब ने चश्मा ठीक किया। करीब 2000 साल पहले राजस्थान, एक राजा था, नाम मिटा दिया। गया इतिहास से, जैसे कोई चाहता था कि लोग भूल जाएं। उसकी रानी थी बेहद खूबसूरत, पर उन दोनों की कोई संतान नहीं हुई सालों तक। उस जमाने में संतान न होना श्राप माना जाता था। राजा ने मान लिया कि रानी अभिशप्त है, कि उसकी वजह से वंश खत्म हो जाएगा। राजा ने बहुत तांत्रिकों को बुलाया, बहुत पूजाएं कराईं, कुछ नहीं हुआ। फिर राजा ने वो किया जो उस जमाने के राजा करते थे। एक रात, पूर्णिमा की रात, उसने रानी की हत्या कर दी। उसी महल में, उसी कमरे में जहां उसका श्रृंगार का आईना रखा था। कमरे में सन्नाटा, पर रानी साधारण नहीं थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया। उसके शब्द थे, मेरी आत्मा इस आईने में रहेगी और जो भी इससे बात करेगा वो मेरा हो जाएगा। मेरा शरीर छीन लिया, अब मैं दूसरों के शरीर लूंगी। सानू की रीढ़ में सुई चुभी। वो शीशा तभी से भटकता रहा है, हाथ बदलता रहा, हर बार किसी न किसी को अपनी तरफ खींचता रहा। जो भी उससे बात करता पहले मंत्रमुग्ध होता, फिर बदलने लगता। दुबे साहब ने किताब बंद की। फिर वो इंसान नहीं रहता। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और शरीर भी नहीं बचता, क्योंकि 2000 साल पुरानी आत्मा को जिंदा शरीर बर्दाश्त नहीं होता। तिवारी का चेहरा सफेद हो गया। बंटी, पहले ही 3 दिन से, तो देर मत करो। सानू और तिवारी भागे, गली पार की, सीढ़ियां चढ़े। बंटी का दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, बस शीशे से रोशनी आ रही थी, हल्की नीली, ठंडी, मुर्दा रोशनी। बंटी शीशे के सामने बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। बंटी, सानू ने पुकारा।
बंटी ने सिर घुमाया, पर वो बंटी नहीं था। आंखें बदल चुकी थी, गहरी, काली, खाली, जैसे दो कुएं हों जिनका पानी सूख गया हो। चेहरे पर एक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो सुंदर भी थी और रुला देने वाली भी। और जब उसने मुंह खोला तो आवाज बंटी की नहीं थी। तुम लोग बहुत देर से आए। शीशे में अब बंटी की परछाई नहीं थी। एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, राजसी कपड़े और चेहरे पर वही मुस्कान। परछाई के होंठ हिले। बंटी के मुंह से वही शब्द निकले, 2000 साल। बहुत इंतजार करा है तुम लोगों ने। और उस रात सानू और तिवारी को समझ आ गया कि उन्होंने गलती से किसी आत्मा को नहीं, बल्कि 1-2 हजार साल पुराने श्राप को जगा दिया था। और वो श्राप अब बंटी के शरीर में सांस ले रहा था। शीशे पर आखिरी बार धुंध उभरी, 2 शब्द, शुक्रिया मूर्खों।